नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत। आज के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में हमारे जो मेहमान हैं वो बेहद ख़ास हैं। वो 3 बार के विधायक हैं, एक राजनीतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं, बहुत हैंडसम, चार्मिंग हैं और उनकी शालीनता, विनम्रता के सब लोग कायल हैं। हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट जयवर्धन सिंह जी का। बहुत सर बहुत प्लीज़ कम। धन्यवाद ब्रजेश जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत कम समय में विस्तार न्यूज़ का जो विस्तार किया है पूरे देश भर में, वो काफ़ी अद्भुत है। और वैसे भी जब आपका चेहरा यहाँ मध्य प्रदेश में है कोई भी चैनल में, तो वैसे ही उसमें बहुत वृद्धि होती है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, मैं आपको जयवर्धन सिंह कहूँ या जेवी? अब वैसे तो जो लोग इतना परिचित नहीं होते वो जयवर्धन कहलाते हैं, तो आप तो परिचित बहुत समय से हैं और आप तो जेवी के नाम से ही पुकार सकते हैं। सर मुझे ये बताइए कि पहले दिसंबर में आपका खुद का विधानसभा चुनाव, उसके बाद अभी 1 महीने पहले आपके पिताजी का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव की मारामारी या बम्बार्डिंग के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं आप? हर चुनाव में एक नई चुनौती रहती है। जहाँ तक सवाल विधानसभा चुनाव का है, हमें पूरे प्रदेश भर में काफ़ी बेहतर परिणाम की आशा थी। और स्वयं मेरे सीट पर भी मुझे उम्मीद थी कि अच्छी मार्जिन रहेगी। खैर मध्य प्रदेश में तो हम जीत नहीं पाए, लेकिन राघवगढ़ में जो भी प्रयास भाजपा का रहा और जो भी उन्होंने जो जो परिणाम वो लोग मान के चल रहे थे, उनको वो तो प्राप्त नहीं हुआ। और मुझे भी जिस मार्जिन से जीत की उम्मीद थी वो नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन जीत जरूर गया विपरीत परिस्थितियों के बजाय। और उसके साथ साथ लोकसभा में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो परिणाम मिले हैं, बहुत ही नकारात्मक परिणाम मिले हैं। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में 6 से 8 सीटें ऐसी थी जहां हमारा अच्छा प्रदर्शन था, जहां हमारे प्रत्याशियों ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ा था। लेकिन एक भी सीट मध्य प्रदेश में ना आना, ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक परिणाम है। जहाँ तक सवाल राजगढ़ का है, सिर्फ रावगढ़ में हमें लीड मिल पाई। जो लीड मुझे मिली थी उससे हमने लीड 2 गुना की, लेकिन शेष 7 सीटों पे जो हमें उम्मीद थी उसके पास भी हम नहीं पहुंच पाए। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अनुसार जो मैंने अभी तक पोस्टमार्टम की है, लाडली बहना योजना का जो एक असर पूरे प्रदेश भर में आया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में कमी है कि हम अपने स्तर पर हमारे संगठन में, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो जिले का हो, ब्लॉक का हो या पोलिंग बूथ का हो, आज भी हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। जबकि हमको ये जानकारी थी कि विधानसभा में भी हमें जो संपर्क महिलाओं से करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए थे। लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे कि हम महिलाओं तक पहुंच सकते थे। तो अब इसके बारे में ज़रूर हमारे पास अब समय है, अब 4 साल का समय गैप है अगले चुनाव के लिए। तो इस समय में हम कैसे महिलाओं की भागीदारी संगठन में कर सकते हैं, हमको इस पर विचार करना चाहिए। मगर मेरा सवाल ये भी था कि ये जो लंबे लंबे चुनाव होते हैं, कितना थकाते हैं आप लोगों को? थकान तो बहुत होती है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल प्रेशर भी बहुत रहता है। टाइमिंग्स ऐसी रहती हैं कि आप सुबह 8-9 बजे से प्रचार कर रहे हैं, रात को आप देर रात 3-4 बजे वापस आ रहे हैं। लेकिन मैंने मेरे पिता से सीखा है कि चाहे आप 16-20 घंटे भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रतिदिन योगा और पूजा पाठ करोगे तो फिर वापस वो एनर्जी वापस सुबह मिल जाती है। तो आपका दिन कैसे शुरू होता है? आप भी योगा करते हैं क्या? जी, प्रतिदिन जब मैं सुबह उठता हूँ लगभग 6 बजे, तो सबसे पहले मैं लगभग आधे से पौना घंटा मैं योगा करता हूँ। उसमें प्राणायाम और कुछ और जो हमारे गुरु ने हमको कुछ आसन सिखाए हैं, सबसे पहले मैं वो पूरे करता हूँ। उसके बाद फिर नहाने के बाद पूजा पाठ होती है लगभग 20-25 मिनट की, और फिर ही उसके बाद हम फिर मैदान में सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं उस अनुशासन के माध्यम से जो फिज़िकल और मेंटल जो एक पावर हर दिन होना चाहिए एक व्यक्ति में,
क्योंकि हर दिन राजनीति में एक नई चुनौती हमारे सामने आती है, और उस चुनौती का सामना करना जनता और आम हमारे मतदाताओं के आशाओं को पूरा करना ये कोई सरल बात नहीं है। उसमें अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, और आखिर आज के ज़माने में अधिकतर 90% जो लोग एक नेता के पास आते हैं वो कई उम्मीद के साथ आते हैं। कहीं ना कहीं जब कोई मतदाता या कोई भी आमजन संकट में रहता है तो वो अपने विधायक या सांसद या मंत्री के पास एक ऐसी उम्मीद के साथ आता है कि वो खाली हाथ ना लौटे। और हमें हर व्यक्ति का काम करना एक चुनौती होती है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ रहती हैं। हर काम पूरा हो ये भी संभव नहीं रहता है, लेकिन हमारा प्रयास 100% रहे, ये सदैव हमारा प्रयास। चलिए चलिए, और शायद यही आपकी लोकप्रियता की वजह है जो ढेर सारे लोग आपके आसपास आते हैं कि और जिस संजीदगी से आप लोगों की समस्याएं सुनते हो करते हैं। जी भाई, ये हमारा स्टूडियो है और जहाँ से हम आपको लेके आए हैं वो तो न्यूज़ रूम था, और ये स्टूडियो है, यहाँ बैठ के हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं। और ये एलईडी स्क्रीन है, तो आपने देखा होगा कि कैसे स्टूडियो तो आप पहले भी कभी गए होंगे। जी, मैं कई स्टूडियो में गया हूँ, लेकिन विस्तार न्यूज़ ने विशेषकर मध्य प्रदेश के अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो उसके हिसाब से जो बहुत ही आधुनिक स्टूडियोज़ नोएडा में दिखते हैं, शायद ये ऐसा पहला स्टूडियो होगा जो मध्य प्रदेश में भी है। तो हम चाहेंगे कभी आप भी यहाँ के न्यूज़ पढ़ लिया करें। ज़रूर। आजकल मेरे हिसाब से चाहे एमएलएज हो, चाहे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हो, हम सबको भी कहीं ना कहीं इसमें आपके साथ भागीदारी करनी चाहिए। थोड़ी बहुत प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में भी क्या परिस्थितियां हैं, अगर आप हमें मौका देंगे तो हम भी न्यूज़ रूम में आकर वो सब खबर यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, नहीं चलिए तो अच्छा है। मगर जैसा आपका बैकग्राउंड है, आप तो पढ़ने विदेश गए हुए थे, वहाँ से आपने अच्छी खासी पढ़ाई भी की है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अफेयर सबका। तो क्या तभी से आपने सोच रखा था पॉलिटिक्स करेंगे या? लगभग 2009 में जब मैं नौकरी कर रहा था बॉम्बे में, मुझे लगा, उस समय बहुत सारे यंग एमपीज़ निर्वाचित होकर आए थे यूपीए 2 में, और जब मैंने मेरे फादर से कहा, वो उस समय महामंत्री थे दिल्ली में, कि मुझे भी इंटरेस्ट हो रहा है राजनीति में, और उसके साथ साथ जब भी मैं वापस घर राघवगढ़ जाता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप तो राघवगढ़ के हो, लेकिन आप तो बाहर रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, बॉम्बे रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आप हमारे पास क्यों नहीं आते वापस? तो मेरे मन में ये भावना थी कि भाई जब सब लोग डिमांड भी कर रहे हैं और समय भी ऐसा है कि काफ़ी यंग पॉलिटिशियंस जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, वो भी राजनीति में आ रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले कहा मेरे फादर को कि मेरी भी इच्छा है राजनीति में आने की, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की। तो उन्हें स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत फील्ड है, इसमें सबसे पहले आपका परिवार त्याग होता है, आप उनको समय नहीं दे पाओगे, तुमने अच्छी डिग्री बीकॉम ऑनर्स की हासिल की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, अच्छी नौकरी, अच्छा पे पैकेज तुम्हारा बॉम्बे में है, इसको तुम क्यों छोड़ रहे हो? अच्छी बिजनेस चालू करो, अच्छे पैसे कमाओ। तो मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने काफ़ी विचार किया है इसके संबंध में और मुझे घर आना है वापस और आपकी मदद करनी है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे तुम नहीं कर पाओगे, तुम पहले राघवगढ़ जाओ, लगभग हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 गांव हैं, तुम गांव में जाके जनता से मिलो मेरे बिना। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, तुम अकेले जाओ, जो हमारे वहाँ के नेता कार्यकर्ता, हमारे जो पारिवारिक संबंध अलग अलग गांव में हैं, तुम उनसे संपर्क करो, उनके साथ रहो, जनता गांव में कैसे रहती है, उनके क्या क्या समस्या रहती हैं, उनको समझो, और अगर तुम लगभग 2 हफ्तों के लिए पदयात्रा कर पाओगे, गांव में रात को रुक पाओगे, तो फिर मैं स्वीकार करूंगा कि तुम्हारे में क्षमता है राजनीति में आने की। तो फिर मैंने 2 बार, एक बार गर्मी में, एक बार सर्दी में 2 पदयात्राएं की थी। और आपकी एक पदयात्रा में तो मैं भी गया था। जी जरूर जरूर, आप भी उस समय पधारे थे। तो जब मैंने वो 2 पदयात्राएं पूरी की और जब मुझे लगा कि नहीं, मैं इस वातावरण में भी मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे इसमें काफ़ी रुचि भी है, फिर जब मैंने मेरी मास्टर्स डिग्री पूरी की थी न्यूयॉर्क से, उसके बाद फिर 2013 में मुझे पहली बार सौभाग्य मिला था चुनाव लड़ने का, और तब से लेके आज तक 3 चुनाव मैं लड़ चुका हूँ और
राघवगढ़ की जनता के आशीर्वाद से तीनों बार मुझे जीत प्राप्त हुई है। और इसीलिए अब जो अनेकों और आशाएं लोगों की हैं, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो नए और विकास कार्यों की हो, उन पर खरा उतरना एक जरूर मेरा एक सपना है। तो कभी उस फैसले पे आपको रिग्रेट होता है कि एक अच्छा खासा पैकेज छोड़ के एक टफ लाइफ पॉलिटिक्स में जीना? कभी भी नहीं। इस भूमिका में काफ़ी कंफर्टेबल भी हूँ। और एक प्रकार से जब हम इसी माटी के हैं, तो चाहे हमको अनुभव मिला हो दिल्ली में या बम्बई में या विदेश में, लेकिन मेरे हिसाब से हर युवा को आज ये सोचना चाहिए है कि हम जहाँ के मूल निवासी हैं और जहाँ का हमारा परिवार है, हम अपने अपने स्तर पर बिजनेस में या कोई भी फील्ड में सफल होने के बाद हम घर आकर कैसे यहाँ पर एक सकारात्मक भूमिका में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये हर युवा को विचार करना चाहिए। और ये मेरे अनुसार ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं हो सकता, सोशल वर्क के द्वारा भी आजकल बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं जनता के पास, जिसके माध्यम से हम समाज में विशेषकर छोटे कस्बों में और पंचायतों में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। और यही मेरी खुद की भी सोच थी कि भाई मुझे मास्टर्स डिग्री मिल चुकी है अमेरिका में, मैंने नौकरी भी की है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन आखिर मैं इसके बाद अब क्या करूँगा। मैंने कहा भाई जो जहाँ से मेरा परिवार है, जहाँ के हम मूल निवासी हैं, हम वहाँ जाकर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करें, तो ही तो मतलब हम कहीं ना कहीं जो बिल्कुल वो एक अंग है हमारे प्रदेश और देश का, जिसके पास कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता है, जिसको अवसर नहीं मिल पाता है, हम उनकी ज़िंदगी में और बेहतर इम्पैक्ट कैसे ला सकते हैं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। चलिए आपको मैं कुछ, ये हमारे सूरज हैं रिपोर्टर है, कुछ जानना चाहेंगे आपसे। सर पहला सवाल तो ये कि आपके चाचा जी हैं लक्ष्मण सिंह जी, हमेशा आपकी पार्टी पर और खुद आपके पिताजी पर भी सवाल उठाते रहते हैं, तो कैसा माहौल लगता है जब आपके घर के लोग ही आपकी राजनीति पर सवाल उठाएं? तो मेरे काका लक्ष्मण सिंह जी 5 बार के सांसद हैं, 2 बार के विधायक हैं, और जब मैं शायद 4-5 साल का था तब वो पहली बार विधायक बने थे। तो इतने अनुभवी नेता पर मैं प्रश्न उठाऊं वो उचित नहीं रहता है, लेकिन देखिए हर व्यक्ति का एक अलग चरित्र होता है, एक अलग स्टाइल होती राजनीति करने की, और बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो बात उनके मन में है वो कभी कैमरा के सामने नहीं बोलते, लेकिन काका एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है, वो स्पष्ट कैमरे के सामने भी कहेंगे। एक सवाल इसके बाद और पूछूंगा कि आपके पिताजी सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं, लेकिन कहाँ चूक हो जाती है, चुनाव हार जाते हैं और फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इस बार को छोड़कर हर बार ईवीएम पर सवाल उठाया, बड़े बड़े आंदोलन भी किए, तो आपका क्या मानना है, क्या ईवीएम सही है या गलत है? आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। जहाँ तक बात सोशल इंजीनियरिंग की है, मैं जब विदेश में पढ़ाई कर रहा था तो किसी ने उन्होंने से पूछा कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपकी अनेकों योजनाएं थी, एजुकेशन गारंटी स्कीम, अलग अलग और भी योजनाएं थी वाटर शेड मैनेजमेंट के संबंध में, जिसकी चर्चा पूरे देश और विश्व में हुई थी। काफ़ी प्रोफेसर बाहर के भी आकर उन्होंने अध्ययन किया था इन सब योजनाओं के बारे में जो जिला सरकार उन्होंने स्थापित की थी। तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया था कि, और उनका दूसरा प्रश्न था उस प्रोफेसर का कि इन सब योजनाओं के बावजूद आपकी सरकार क्यों हारी इतनी भारी मतों से 2003 में। तो उनका उत्तर था दिग्विजय सिंह जी का कि देखो, मैंने गांधी जी की जो सोच थी ग्राम स्वराज की, उसका पालन करने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद उनकी सोच ये भी थी गांधी जी की कि हर वर्ग को, हर समाज को अधिकार मिलना चाहिए है, उनको संपत्ति मिलनी चाहिए है, और जो उस समय उन्होंने पट्टे उस समय बांटे थे एससी और एसटी के वर्गों को, कहीं ना कहीं उस योजना से सामान्य और ओबीसी वर्ग में काफ़ी नाराजगी आई थी कि सबको क्यों नहीं दी जा रहे हैं पट्टे ये, और उससे उनको नुकसान हुआ उस समय। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो गांधी जी की सोच थी कि हर व्यक्ति के पास अधिकार और संपत्ति होनी चाहिए है, उसी सोच का क्रियान्वयन करने के लिए उन्होंने ये योजनाएं लागू की थी, उसका उल्टा असर हुआ। तो ये एक जरूर बड़ा कारण रहा था। पहले कुछ आपको फोटो दिखाते हैं।
ये काफ़ी पुराना फोटो है आपका ना? जी, मैं शायद 10 महीने या 1 साल का था उस समय, और दिग्विजय सिंह जी उस समय सांसद थे। अच्छा। जी, शायद अच्छा, 84 आपका में तो वो बड़ा सांसद परिवार, बने आपकी थे। 5 बहनें हैं। जी, चार बड़ी चार बड़ी चार बहन। बड़ी बहनें हैं। 4 बहनों के बाद के आप भाई हैं। जी। तो नेचुरली घर में सबके दुलारे होंगे। जी जरूर, लेकिन 4 बहनों के साथ ऐसा भी रहता है कि अगर सबसे छोटा एक लड़का है तो उनको काफ़ी रैगिंग भी उसकी होती है। अच्छा, तो आपकी रैगिंग होती थी? जी, रैगिंग भी हुई, बहुत प्रेम भी मिला, लेकिन हमेशा हमारे परिवार में ऐसी स्थिति रही कि मेरे माता और पिता दोनों हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहे, और उनका हमेशा यही उनकी सोच थी कि चाहे उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हों बोर्डिंग स्कूल में या कहीं कॉलेज में दिल्ली में हों, लेकिन जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, जो संस्कार और जो एक प्रकार से जो सीख हमें मिली बचपन से, वो हमेशा जो रावगढ़ के अंतर्गत और हमारे समाज और धर्म में जो एक परंपरा रही है उसके हिसाब से मिली। जी, ये मेरे मदर के साथ फोटो है। उनने बहुत सारी मान्यताएं ली थी अच्छा। कि उनका बेटा हो जाए। अब वो एक माइंडसेट रहता है आज भी हमारे देश में कि एक बेटा होना चाहिए। हाँ। मेरा जन्म हुआ था उस समय की शायद सूरज पूजा जो होती है, अच्छा। उस समय की शायद फोटो है। आपकी पत्नी? जी, मेरी पत्नी श्री जामिया सिंह के साथ ये फोटो है। एक कोई अपने कार्यक्रम था तो उसमें शायद कथा या एक भजन संध्या थी। तो पॉलिटिक्स में कितना आपको सपोर्ट मिलता है अपनी पत्नी, क्योंकि हम लोग जानते हैं आपकी लाइफ बहुत व्यस्तता वाली भरी रहती है, तो कितना समय दे पाते हैं परिवार को, कितना सपोर्ट कर पाती हैं आपकी वाइफ? इंग्लिश में भी एक कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज इवन मोर सक्सेसफुल वुमन। और जहाँ तक मेरा सवाल है, विशेषकर शादी के बाद मेरी किस्मत और खुली है। अच्छा। उसके बाद ही मैं मंत्री बना, और शादी के बाद मैं 2 बार और विधायक भी बना हूँ। कहीं ना कहीं एक लेडी लक, और एक हर पुरुष के जीवन में अगर एक ऐसी महिला रहे जो घर में स्टेबिलिटी लाए, या घर में एक ऐसा वातावरण पैदा करे जहाँ जब हम काम और मेहनत करने के बाद घर लौटते हैं और वहीं परिवार जब साथ में रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टेबिलिटी एक व्यक्ति में रहती है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कृपा है राघव जी महाराज की, हमारी कुलदेवी आशापुरा माँ की, कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिली है श्री जामिया के रूप में, जिन्होंने पूरा जो रावगढ़ में जो हमारा पूरा सेटअप है उसको भी संभाला है। और हर पल जब भी मैं कोई कहीं ना कहीं कभी कोई कन्फ्यूजन में रहता हूँ, कोई भ्रम रहता है, तो इनसे बात करके वो सब और भी जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। पॉलिटिकल चर्चा भी होती है आपकी? बहुत कम, वो कभी कभार होती है, लेकिन 95% समय ऐसी कोई चर्चा नहीं होती है। आपकी शादी का फोटो है? जी, ये असल में मेरी शादी नहीं, मेरी भांजी की शादी का फोटो है। अच्छा जी, उस समय का ये फोटो है। बहुत सुंदर फोटो है। तो ये जो हमारे परिवार में जो कस्टम्स जो रहते हैं, और पुरुष तो अचकन और वो तलवार लेके चलते हैं और साफा भी रहता है, और महिलाएं जो लहंगा है वो होता है तो हमारे मैंने हमको तो समझना मुश्किल हो रहा है कि आप इसमें अच्छे लग रहे हैं इसमें। तो कहाँ की आपकी वाइफ? बिहार की हैं। अच्छा। इनके फादर बिहार के हैं और मदर इनकी यूपी बस्ती की हैं। हाँ। बिहार में डुमरिया स्टेट है जी जी। जो आता है बिल्कुल नेपाल की सीमा पर। एक अच्छा फोटो जो हमको कभी नहीं, हमको हमेशा याद रहता है, ये बहुत जी, सुंदर सा ये फोटो था। जब मैंने मंत्री की शपथ ली थी हाँ। 2018-19 के समय, तो उस समय की फ़ोटो है। उसमें मेरे पिता के गोदी पर मेरा पुत्र भी है, सहस्त्रजय। तो वो समय शायद 3 साल का था। अब तो ये माइक आइक लेके भी भाषण देते हैं? जी, एक दिन गलती से क्या हुआ कि मैं कुछ सामाजिक कार्यक्रम में गया था, तो मैं तो कार्यक्रम अटेंड करके वापस बाहर निकल गया, लेकिन किसी ने इसके हाथ में माइक पकड़ा दिया। अच्छा। और इसका वीडियो बन गया भाषण देते हुए। तो लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी सख्त हो गया। मैंने कहा अभी उसकी उम्र नहीं है भाषण देने की, उसको भी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए है। खुद में उसमें हर अच्छे संस्कार आए, अच्छी मेहनत वो करे पढ़ाई में,
और अच्छा उसको अच्छी विद्या उसको मिले, ये हमारा प्रयास रहे। हाँ, एक ये फोटो अच्छा। उसके दादाजी तो उसको बहुत याद करते ही रहते हैं और हमेशा एक दादा का और पोते का अलग ही संबंध रहता है। हमारे परिवार में दादा को खमा दाता के नाम से पुकारते अच्छा, हैं। आप भी अपने पिता को दाता बोलते हैं? दाता पुत्र पिता को दाता के नाम से पुकारता है और पोता दादा को खमा दाता के नाम से पुकारता है। अच्छा। तो वो इसके भी बहुत गहरे संबंध है उसके खमा दाता के साथ में। तो इस मौके का फ़ायदा उठा के हमको सीधे सीधे सवाल कर लेते हैं, रैपिड फायर जैसा, कि हम आपसे पूछें तो दो में से किसी का जवाब आप दीजिएगा कि घर में आपका जुड़ाव किससे ज़्यादा रहा, पिता दिग्विजय सिंह जी से या माँ आशा जी से? परिवार के हर सदस्य। अच्छा, नहीं, इन दो में से चुनना है आपको, पिताजी से या माता जी से? तो कभी भी कोई भी बेटा या बेटी माता या पिता में एक नहीं चुन सकते। क्या बात है। अच्छा, राजनीति में आपके आदर्श कौन है, दिग्विजय सिंह जी या राहुल गांधी? मुझे सिखाया सब दिग्विजय सिंह जी ने है, लेकिन आदर्श मेरे राहुल गांधी जी हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में जो गुड लुकिंग चार्मिंग लीडर्स होते हैं, ऐसे उसको फ़ायदा होता है नुकसान? मेरे फादर हमेशा कहते हैं हैंडसम इज़ व्हाट हैंडसम डज। तो चेहरा कैसा है कैसा नहीं है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, हमारे कर्म सही हो वो ज़रूरी है। अच्छा, पसंद क्या है आपको, फुल टाइम राजनीति करना या परिवार के साथ वक्त बिताना? राजनीति एक वे ऑफ लाइफ है। तो कोई भी राजनेता जो राजनीति करता है, अगर वो राजनीति को अपना वे ऑफ लाइफ मान लेता है तो उसमें समय मिल जाता है परिवार के लिए भी। चलिए, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? मेरे मन में ऐसा कोई पद का लक्ष्य नहीं है। राजनीति में मैं इसलिए आया था ताकि मैं जनसेवा कर पाऊँ। अब उस जनसेवा के माध्यम से मैं किस पद तक पहुँच पाऊँगा ये तो अब सब भगवान के भरोसे है। अच्छा, मगर ये जो आप एक लिगेसी को कैरी कर रहे हैं, आपके पिताजी बड़े लीडर्स हैं, तो ये सब फ़ायदा देता है या कई जगह नुकसान हो जाता है, या कुछ उसका बोझ लगता है आपको? शुरुआत में ज़रूर फ़ायदा रहता है क्योंकि हर युवा के लिए इतना आसान नहीं है पॉलिटिक्स में एंट्री करना, लेकिन एक बार आप उसमें आ जाते हो उसके बाद कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आपकी तुलना करता है आपके पिता से या जो भी और मेंबर राजनीति में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं एक उससे कुछ ना कुछ नुकसान भी रहता है क्योंकि हर व्यक्ति की अलग पहचान रहती है। और मैंने भी पिछले 11 साल में हमेशा ये प्रयास किया है कि जो मेरी पहचान है वो अलग बने, जो मेरी अलग आइडेंटिटी है, मैं अलग व्यक्ति हूँ। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मेरा जो भी नाम अगर प्रदेश में हो या कहीं पर भी हो, वो मेरे जो कर्म है उसके माध्यम से जनता को दिखे। कोई मैं किसी का पुत्र हूँ या किसी परिवार से हूँ उसके माध्यम से नहीं, बल्कि जो मैंने काम किया है पिछले 11 साल में उस काम और व्यवहार के द्वारा जो मेरा नाम है वो बने, ये मेरा प्रयास है। बिल्कुल निश्चित ही आपका नाम तो बनना है। हमारे साथ अंजलि हैं, आपने बात की। पिता पुत्र की बातें एक जीने की राह दिखाता है। आपके पिताजी का कोई ऐसा लाइफ मंत्र जो आपको दिया हो? दो उनके विशेष पॉइंट्स रहे हैं जी। एक, उनने मुझे कहा था जब मैं 16 साल का हो गया था कि अब जो एक संबंध रहता है पिता पुत्र का, वो एक पिता पुत्र का नहीं बल्कि दो मित्रों का रहता है। तो उनने कहा था मुझे जब मैं 16 वर्ष का हो गया था कि अब तू मेरे साथ हर बात शेयर करेगा और मुझे बताएगा। और दूसरा उन्होंने जो उनमें डिसिप्लिन है, एक टाइम टेबल होनी चाहिए है। अभी तस्वीरें हम देख रहे थे, आपकी शादी की तस्वीरें, 9 साल हो चुके हैं, बिहार से हैं आपकी पत्नी, तो बिहार में कहाँ कहाँ घूमने गए हैं आप और कितनी भोजपुरी सिखाई है उन्होंने आपको? मैं तो बिल्कुल नहीं सीख पाया, लेकिन आज भी मेरी वाइफ 9 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन आज भी कभी कभी वो गलती से भोजपुरी में बात करने लगती है। तो उनको तो भोजपुरी बहुत पसंद है, उनका अच्छा नियंत्रण भी है भोजपुरी के ऊपर। बिहार तो अब लगभग जहाँ तक बात ससुराल की है, मैं 3-4 बार वहाँ जा चुका हूँ और समय ज़रूर कम मिलता है, लेकिन उनका पूरा परिवार हमेशा हम तो संपर्क में रहते हैं उनके साथ, ससुराल के साथ में। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, कहीं ना कहीं पूरे जीवन में एक ऐसा एक साथी मिला है जो हर पल कहीं ना कहीं, चाहे हम उनके साथ हो या ना हो, उनका लेकिन हमेशा सहयोग साथ में रहता है। जय राघव जी की। आप सब ठीक है? ये शर्माते नहीं हैं? इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है और ये 17 नवंबर के दिन
जब वोटिंग थी अच्छा। उस दिन के लिए वोट मांग रहा था। हाँ। अच्छा, संयोग ये था हाँ। कि 17 नवंबर को हमारी पत्नी का जन्मदिन भी था। अच्छा, तभी वो बोल रहे हैं कि मेरे दादा को वोट दीजिए, मेरी माँ को। जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देना है। 8 साल का ही है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी है। ये चुनाव प्रचार के दौरान गए? जी, ये लगभग 1.5 महीने पहले का ही वीडियो है। ये हमारे गांव है शंकरपुरा इमलिया। तो इसके एक दिन पहले ही मैं इनके यहाँ शादी में गया था, दुल्हन के यहाँ पे जहाँ पे शादी थी। हाँ। और संयोग से मैं किसी के घर पे जा रहा था और मुझे ये दिख गए स्कूटर पे। तो मैंने कहा मैं तो आपके यहाँ कल ही आया था, रात को 12 बजे मैं पहुंचा था। दूल्हा दुल्हन मोटरसाइकिल पे चले हाँ, आए। बाइक पे आ रहे थे। तो मैंने कहा आप वापस घर क्यों लौट रहे हो बाइक पे? मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है, मेरे साथ चलो घर तक। तो ये उसी समय का ये बड़ा अच्छा। चुनाव प्रचार के समय हमको रास्ते में वही मिल गए थे। तो ये तो शायद कभी नहीं भूलेंगे कि जी। जितने प्यार से आपने इनको घर तक छोड़ा अपनी गाड़ी से ले जाके। अगर कोई भी नेता कुछ ऐसा कर पाए अपने क्षेत्र के लिए जिससे कोई परिवार को कभी ना भूल पाए, उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। चलिए, और एज ए लीडर पॉलिटिशियन, हम मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हैं, नए चैनल से क्या उम्मीद करते हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। मुझे तो उम्मीद यही है ब्रिजेश जी कि क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर वही न्यूज़ सामने आती रहेगी जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश और हमारे देश में जो वास्तविकता है वो सामने आए। क्योंकि आखिर न्यूज़ एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से देश और प्रदेश के हर दर्शक को जो असलियत है ज़मीनी स्तर पे वो दिखे। और क्योंकि आपका इतना क्रेडिबल चेहरा है, आप 20 साल से आप एबीपी न्यूज़ में थे और आपको प्रदेश और देश के अन्य सभी लोग जानते भी हैं, आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं, तो आप उसी प्रकार से और उसी स्टाइल में आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहें, सबको मार्गदर्शन देते रहें। जो एक आजकल टर्म बन गया है गोदी मीडिया, कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कम से कम बरसात न्यूज़ में कभी नहीं होने वाला है। चलिए। क्योंकि आपका कैरेक्टर ही ऐसा है कि आप हमेशा हर विषय पर जो एक रियलिटी होती है और जो वास्तविकता होती है, आप उसी को सामने दिखाते भी हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आपने जो उम्मीदें हम लोगों से की, हम लोग उस पर विस्तार न्यूज़ बिल्कुल खरा उतरेगा। और आप इतने व्यस्त समय में से हमारे स्टूडियो आए, हम लोगों को वक्त दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जेवी भाई। और खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। तो ये थे जयवर्धन सिंह। और अगली बार गेस्ट न्यूज़ में हम किसी नए मेहमान की शख्सियत से आपका परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।